हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TVS स्टडी अड्डा में। मेरा नाम है सौरभ और जैसे कि हमने स्टार्ट किया है हमारा सब्जेक्ट पॉलिटी और कल एक वीडियो यहाँ अपलोड किया था हमने। उसके अलावा अब हम उसके आगे का जो है नए टॉपिक उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो आज का जैसा कि टॉपिक है हमारा संविधान की विशेषताएँ। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। अब सबसे लंबा एवं लिखित संविधान से क्या तात्पर्य है? भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें टोटल 395 से प्लस अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ। इनिशियली 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में ये बढ़ के 12 हो गई। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके भारत का जो संविधान है उसे एक बहुत बड़ा संविधान बनाता है, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है सबसे लंबा संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। दूसरी बात हम करें लिखित, तो संविधान भी दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान है वो भी लिखित संविधान है, पर जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि जो पहली विशेषता थी कि भारत का जो संविधान है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। बहुत बार एक सवाल आ जाता है एग्ज़ाम में कि सबसे लंबा संविधान किस देश का है, उसमें कुछ अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो भारत का संविधान सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। अब आंतरिक एवं बाह्य स्रोत से हम क्या समझते हैं? तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो संविधान है उसमें जो अनुसूचियां हैं और जो बहुत सी चीज़ें हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं, और साथ ही साथ विभिन्न देशों से के जो संविधान हैं उनसे बहुत सी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत के थ्रू बनकर तैयार हुआ है। तो जो आंतरिक स्रोत हैं तो हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश काल में यह अधिनियम आया था, जिसके अंतर्गत 395 जो अनुच्छेद हैं उनमें से अराउंड 250 आर्टिकल्स जो हैं भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लिए गए थे। ठीक है, और बाह्य स्रोत जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका, जर्मनी, रूस, बहुत सी जगह से बहुत सी चीज़ें हमारे संविधान में इंक्लूड की गई हैं। तो इससे हमारे ये दोनों पॉइंट क्लियर होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। अब इससे क्या समझते हैं नम्यता और अनम्यता से? अर्थात लचीला एवं कठोर एवं लचीला है भारत का संविधान। अब कठोर और लचीला किस प्रकार से है, इसको यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। नम्यता अर्थात नरम, लचीला। ओके, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे भारतीय संविधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन होता है। संविधान में अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन होता है तो संसद में 2/3 बहुमत से वो बिल पास होता है लोकसभा और राज्यसभा में, जिसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि लचीला है। ये पॉइंट जो है क्लियर करता है कि भारतीय संविधान लचीला है। बट कई बार क्या होता है, जब संविधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन करना होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये प्रोसीजर तो वहाँ लग जाता है। साथ ही साथ भारत के जो टोटल स्टेट हैं, सारे राज्य हैं, उनमें से आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी चाहिए होती है। तो ये यहाँ पे इसको कठोर साबित करता है। जब ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं उसके बाद ही किसी प्रकार से संशोधन होता है। तो अल्टीमेटली हम समझ सकते हैं कि भारत का जो संविधान है लचीला एवं कठोर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता से हम क्या समझते हैं? बहुत ही आसान है। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता दो प्रकार की होती है। भारत में जो है एकल नागरिकता है, अर्थात जो हमारे देश में जो व्यक्ति की नागरिकता है वही एप्लीकेबल होगी, मतलब स्टेट में कुछ अलग नहीं होगा। मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे अमेरिका में
उनके जिस स्टेट में वो रहते हैं वहाँ कुछ अलग नागरिकता है और टोटल कंट्री में अलग नागरिकता है, पर भारत में एक ही नागरिकता चलती है। अगर हम गुजरात में हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, एमपी में, किसी भी स्टेट में है, पर हम कहलाएंगे इंडियन। हमारी जो नागरिकता है वो इंडियन है, हम किसी भी स्टेट में हो, उससे किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं आता है। तो इससे समझते हैं कि एकल नागरिकता अर्थात कि भारत के जितने भी जो भी व्यक्ति है, भारत का जो नागरिक है उसकी एक ही नागरिकता है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और जो नागरिकता का जो पार्ट है, तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक लिया गया है। तो ये आप जानकारी के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। इसमें क्या है, हमें भारतीयों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये अनुच्छेद हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। शुरुआत में इनकी संख्या 7 थी, बाद में ये घटकर 6 हो गई। कब हो गई? तो 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर कानूनी अधिकार में भेज दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो ये जो है एक्चुअली ये अपने आप में एक पूरा फुल टॉपिक है, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है हमारे। तो ये हम अलग से पढ़ेंगे। बस अभी जनरली इसकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मौलिक अधिकार जो है, बस हमें ये याद रखना है कि भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और लिया कहाँ से गया है? तो यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में हम डीपीएसपी कहते हैं। ये भी अपने आप में एक फुल टॉपिक है जिसे हम आगे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। बट अभी मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डीपीएसपी जो हमने लिया था वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया था। ये जो है संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है संविधान में। ठीक है, अब इसकी क्या विशेषता है तो मैं विशेषता बता दूं। डीपीएसपी में क्या होता है, जैसे केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी प्रकार का कोई कानून बनाया जाता है, केंद्र में या राज्य में किसी प्रकार का कोई भी कानून बनता है, तो वो जो कानून बनता है जनता के हितों को ध्यान में रख कर बनाना है। जनता के हितों को ध्यान में रख कर बनाना, अर्थात जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें ध्यान में रख के वो कानून बनेंगे। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विशेष महत्व है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो ये टोटल जो हैं 11 हैं जो हमारे कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। और ये भी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए आप नोट कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, प्रारंभ में ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये नहीं थे, इन्हें बाद में ऐड किया गया था, है ना। और ये जो ऐड हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ऐड किया गया था। तो चलिए बात करते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार से क्या समझते हैं? बहुत आसान है, सिंपल ये है कि जो भी भारतीय 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, 18 वर्ष या 18 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं, उन सभी को वोट देने का अधिकार है। बस ये सार्वभौमिक मताधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें इससे रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियली जो थी 21 थी एज, वोटिंग की जो एज थी 21 वर्ष थी, पर 61वें संविधान संशोधन में ये डिसाइड किया गया कि एज को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ठीक है, ये आपका पॉइंट ये क्लियर होता है, सार्वभौमिक मताधिकार। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की। जैसे भारत के संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका
ये तीनों का बहुत अहम रोल है। तो जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका से अलग रहती है, इनसे हट के रहती है। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आगे जब हमारा टॉपिक आएगा न्यायपालिका उसमें डिटेल में समझाऊंगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका से अर्थात क्या है कि जो कार्यपालिका है और विधायिका से हट के कार्य करती है, ठीक है। तो इस ढंग से मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। हमारे भारत में 3 स्तर पे न्यायपालिका है। मैं एक पिरामिड शेप में आपको समझा देता हूँ। सबसे नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो जैसे किसी पर्सन ने कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिया या कोई केस उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, तो अगर कोई फैसला होता है, जो फैसला यहाँ पे लिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर वो व्यक्ति उस फैसले से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। हाई कोर्ट में भी जो फैसला लिया गया अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि जो भारत में इकहरी न्यायपालिका जैसे कहते हैं, तो जैसा कि हमने समझा कि 3 पार्ट में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं, है ना। तो जैसे कोई केस है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं आपको फैसला सही लगा तो आप हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं, हाई कोर्ट में नहीं अच्छा लगा तो सुप्रीम कोर्ट में आप आगे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जब डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे तब आपको मैं और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी बस नॉर्मली जो विशेषताएं हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो न्यायपालिका है ये अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। न्यायपालिका है जो अमेरिका से ली गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है संसदीय शासन प्रणाली। संसद से हम क्या समझते हैं कि संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो और ये तीनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, विधि बनाते हैं। विधि मतलब किसी प्रकार का कोई कानून बनाते हैं। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई थी, और भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली एक विशेष रोल अदा करती है, विशेष रोल प्ले करती है। तो संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि संसद के द्वारा ही विधि बनाई जाती है या कानून बनाया जाता है, और किसी विधि या कानून के बिना किसी प्रकार से कोई संविधान सुचारू रूप से या कोई देश सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता है। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन से हम क्या समझते हैं? भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे त्रिस्तरीय शासन है, बाकी सभी देशों में द्विस्तरीय है। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे परिसंघ है, तो इसमें राज्य और केंद्र, राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार है। ये बाकी देशों की बात कर रहे हैं, पर भारत में क्या है? भारत में राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है और नगर प्रशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था। 3 स्तर पे है भारत में जो शासन प्रणाली है, ठीक है। तो और ये जो नगर प्रशासन है, संविधान संशोधन 73 और 74 के अंतर्गत संविधान में ऐड किए गए थे। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की। पंथ निरपेक्षता अर्थात धर्मनिरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता अर्थात धर्मनिरपेक्षता। इसमें क्या है कि जो धर्म है वो व्यक्ति का होगा, किसी देश का धर्म नहीं होगा। अर्थात भारत में जितने भी समुदाय निवास करते हैं, जितने ही धर्म के लोग निवास करते हैं, तो धर्म पर्टिकुलर उनका होता है, ना कि पूरे देश का है। भारत देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं। तो सिंपल सा हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक है। अब मैं बता दूं, कुछ जगह पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष वर्ड भी यूज़ किया जाता है, तो दोनों का अर्थ सेम होता है। और जो पंथ निरपेक्षता शब्द है
पंथ निरपेक्षता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में ऐड किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में ऐड किया गया था। तो जब हम प्रस्तावना का टॉपिक हमारा आएगा तो मैं उसे वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया हो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान, अर्थात भारत का जो संविधान है सबसे लंबा है। क्यों सबसे लंबा है? क्योंकि उसमें 395 प्लस अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, है ना। और लिखित है, हमें पता है कि लिखित है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 11, 73, 69 इतने वर्ड्स हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत का संविधान कितना बड़ा और कितना व्यापक है। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत से हमने क्या समझा? आंतरिक स्रोत अर्थात भारत शासन अधिनियम जो 1935 के अंतर्गत 395 में से 250 समथिंग हमने अनुच्छेद लिए, जिसके तहत हम समझ सकते हैं कि आंतरिक स्रोत मतलब अंदर से ही जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत ही बहुत सी चीज़ें ले ली गई। बाह्य स्रोत अर्थात दूसरे देशों से बहुत सारी चीज़ें भारत इसमें संविधान में ली गई। एकल नागरिकता हमने बताई कि स्टेट में अलग नहीं होगा, मतलब पूरे भारत में एक ही नागरिकता चलेगी। इंडियन है तो इंडियन ही सिटीजनशिप रहेगी। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो मैंने बताए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनको ध्यान में रख के कानून बनेगा। मौलिक कर्तव्य जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल 11 हैं। सार्वभौमिक मताधिकार 18 की उम्र जिसने प्राप्त कर ली है वो वोट दे सकते हैं। इनिशियली कितनी थी? 21 थी, बाद में घट के कितनी हो गई? 18। और कौन से संविधान संशोधन में हुई? तो 61वें संविधान संशोधन में। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तो तीन स्तर पे है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। संसद क्या करती है? विधि बनाती। त्रिस्तरीय शासन तो दूसरे देशों में परिसंघ है जहाँ पे राज्य एवं केंद्र में सरकार है, पर भारत में राज्य, केंद्र एवं नगर प्रशासन तीनों हैं। पंथ निरपेक्षता अर्थात व्यक्ति का धर्म होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ नॉर्मली 12 टर्म्स हैं। आप 1 या 2 बार पढ़ेंगे या वीडियो को 1 या 2 बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की कोई जानकारी है या कुछ आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और PVS स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।